हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने ये समझा कि कोई भी मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। कोई भी मैटर अगर सॉलिड है तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उसे हीट करें, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न या मेल्टिंग। क्या करेंगे अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर प्रेशर कम करेंगे। सेम कहानी, किसी भी लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग, या उसका एक और नाम होता है वेपराइजेशन। बॉइलिंग या वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें यही काम करना है, या तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर प्रेशर कम करेंगे। प्रेशर कम करेंगे और दोनों भी कर सकते हैं। क्लियर है बात, ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। अब तो हमें एक बात पता है कि अगर मुझे किसी भी मैटर को, फॉर एग्जांपल किसी भी मैटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, यानी कि वाटर से मुझे बनानी है स्टीम, तो मैं करूँगा वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देना है उसे, तो मैं उसे हीट करूँगा। हीट करूँगा कब तक? जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, उसके बाद वो बॉयल करने लग जाएगा और अपनी वेपर फॉर्म में चला जाएगा। यस और नो? लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं आए और फिर भी वाटर अपना वेपर में कन्वर्ट हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस के आने से पहले ही वाटर सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाए? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। सर ये कैसी बात हुई, हमने तो आज तक होते हुए नहीं देखा। देखा है। तुम्हारे हाथ से कभी पानी ढुला है ना? या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हमारे घरों में पोंछा लगाते हैं। जब हम पोंछा लगाते हैं तो फ्लोर कैसा होता है? गीला होता है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद ही वो सारा का सारा जो गीला फ्लोर होता है वो सूख जाता है। कैसे हुआ? टेम्परेचर क्या अपने फ्लोर का 100 डिग्री सेल्सियस था? नहीं था, फिर भी फ्लोर पूरा सूख गया, यानी कि जो भी वो वाटर था वो वेपर फॉर्म में चला गया। बात समझ में आई कि ज़रूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट आने पे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम भी हो टेम्परेचर तो भी वो कन्वर्ट हो सकता है। और जब वाटर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। वेपराइजेशन क्या था? जब हम वाटर को हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस आता है, तब जो वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। लेकिन इवापोरेशन क्या है? जैसे पानी ढोल दिया तुमने, पानी ढोल दिया, वो वहाँ पे ऐसा फैला हुआ रखा है, थोड़ी देर रखो, 1-2 घंटे में क्या वो सूख जाएगा? सूख जाएगा। कैसे सूखा? कि सर जो वाटर था ना वो सारा का सारा वेपर फॉर्म में बन के उड़ गया, लेकिन टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस था नहीं, फिर भी हो गया कन्वर्ट। तो जब कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसकी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। और एग्जांपल है, गीले कपड़े सिखाते हैं, गीले कपड़े हम सुखाते हैं तो हम तो बाहर रख के आ जाते हैं। बाहर कोई 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है क्या? नहीं है सर, 30 ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, फिर भी सूख जाते हैं कपड़े, यानी कि जो उन कपड़ों में वाटर होता है वो सारा का सारा इवापोरेट कर जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहे हो तो कहलाएगा वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर से कम पे हो रहा है कन्वर्ट, तो फिर वो कहलाएगा इवापोरेशन। अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, कम टेम्परेचर पे क्यों हो रहा है ये कन्वर्ट? हमने तो अभी तक पढ़ा था जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर कम टेम्परेचर पे ऐसा कैसे हो जा रहा है? तो उसे समझने से पहले हम इवापोरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इवापोरेशन की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इवापोरेशन। क्या हो जाएगी? इट इज द फिनोमेना, एक प्रोसेस है, फिनोमेना है, ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड
टू इट्स वेपर फॉर्म, लिक्विड का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने का जो फिनोमेना है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में, इज कॉल्ड इवापोरेशन. It is the phenomena of conversion of a liquid from its vapor phase, from liquid phase to vapor phase below its boiling point. That is the most important point. कि भाई लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने को तो वेपराइजेशन बोलते हैं, लेकिन अगर वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड इवापोरेशन. क्लियर है बात? नोट कर लो. हो गया. अब डालेंगे रीजन बिहाइंड इवापोरेशन. रीजन बिहाइंड इवापोरेशन. इवापोरेशन के पीछे का कारण क्या है आखिर? ठीक है, चलो पहले नोट कर लो, फिर हम आगे की बात करेंगे. चलो देखो, अब इवापोरेशन का रीज़न समझने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कि लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होता है तो होता क्या है आखिर. जब वाटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब मैं वाटर को लिक्विड स्टेट में लेता हूं, है ना, लिक्विड स्टेट है, तो इसकी जो कहानी होती है, इसकी कहानी कैसी होती है? ऐसी. इसको अगर हम जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पार्टिकल्स हमें इतना दूर दूर नज़र आएंगे. ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इनके बीच में आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ये इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं. लेकिन जब ये गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जब ये क्या है, लिक्विड स्टेट, जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं. इनके बीच में जो ये फोर्स है ये हट जाता है. इनके बीच में फोर्स इतना हट जाता है. कैसे हटता है कि ये बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं, तो फिर ये फोर्स को ओवरकम कर जाते हैं और जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे तोड़ के आगे निकल जाते हैं. तो गैस फॉर्म में पार्टिकल्स दूर दूर आ जाते हैं और इनके बीच में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. यानी कि अगर मुझे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या चाहता हूं कि इनके बीच का जो ये अट्रैक्शन फोर्स है ये हट जाए, ताकि पार्टिकल्स दूर दूर चले जाए. और पार्टिकल्स दूर दूर किस में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं. हाँ या ना? तो इवापोरेशन के केस में क्या होता है, समझो. अब इवापोरेशन के केस में ये बात समझ में आई ना कि सर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हट के दूर दूर पार्टिकल चले जा रहे हैं, तब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है. अब सपोज करो ये तुम्हारी ज़मीन है ना, इस पर तुमने ये पानी ढोल दिया, इस पर तुमने ये पानी ढोल दिया. इसको हम ऐसे सामने से देख रहे हैं कि टेबल है, टेबल पे तुमने पानी ढोल दिया. अब होता क्या है कि जो ये ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सरफेस पे जो पानी के पार्टिकल्स होंगे, ये ऊपर सरफेस पे जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है. इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये तेज़ी से मूव करते हैं. तेज़ी से मूव करते हैं तो ये उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ के निकल जाते हैं. इनकी नहीं है, ये नहीं निकलेंगे. क्या कौन निकला? केवल ऊपर वाले जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं ये छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती. किसकी? सरफेस के जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, तो ये इवापोरेट कर जाते हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं. काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन की एनर्जी. जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं. ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के बाहर चले जाएंगे. इसीलिए तो
हम क्या करते हैं कि जब पोंछा लगाते हैं तो गीला पोंछा नहीं, थोड़ा एकदम निचो के उसे फिर लगाते हैं। ऐसे कपड़े भी एकदम निचो देते हैं। उससे क्या होता है कि केवल जब पानी की लेयर चढ़ेगी तो वो एक पतली सी लेयर चढ़ेगी, एकदम पतली सी। उससे क्या होगा कि हमें पता है कि ऊपर ही ऊपर वालों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये उड़ गए तो फ्लोर सूख गया। इस केस में क्या हुआ कि अगर ये ऊपर वाले उड़ गए तो अब इतना पार्ट बचा, फिर इसमें ये वाला पार्ट। इसीलिए जब जैसे तुमसे गिलास से पानी धुल जाता है तो मम्मी क्या बोलती हैं कि अब पोंछा लगा दे, नहीं तो बहुत देर लगेगी सूखने में। अगर तुम पोंछा नहीं लगाओगे तो 3-4 घंटे में सूखेगा। अगर तुम एक सूखे कपड़े से पोंछ दोगे तो अभी भी क्या हुआ कि ये जो पानी था इसे तुमने फैला दिया। इसे जब तुमने फैला दिया तो अब इस पानी को जैसे तुमने पोंछा फेरा तो तुमने इसे फैला दिया। अब फैला दिया तो देखो इतने सारे पार्टिकल्स अपने सरफेस पे आ गए, इतने सारे ऊपर ही ऊपर के सरफेस पे आ गए, यानी कि इनकी एनर्जी बढ़ गई और ये काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाती है और ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो इवापोरेशन जनरली क्या होता है कि सरफेस के पार्टिकल्स का होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि सर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर बॉयल करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो एक कटोरे में पानी रखेंगे अपने आप बॉयल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। नहीं होता है, ठीक है। बस जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बॉयल कर पाते हैं। क्लियर है बात? तो इस बात को लिखेंगे हम। इन केस ऑफ लिक्विड particles which are at the surface। सरफेस का मतलब तुम समझ गए होंगे। अब जैसे अगर मैं एक ग्लास में पानी रखता हूँ, एक ग्लास में पानी रखता हूँ तो सरफेस क्या है? सरफेस ही ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं सरफेस। तो पार्टिकल्स विच आर एट द सरफेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, have higher kinetic energy than rest of the particles, मतलब जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं उनकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है नीचे वालों के मुकाबले। hence they overcome the force of attraction। इस वजह से वो क्या कर जाते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है पार्टिकल्स के बीच में उसे ओवरकम कर जाते हैं और काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से? केवल सरफेस वाले, नीचे वाले नहीं होते हैं, केवल सरफेस वाले, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रोल यहाँ पे किसका है? सरफेस का। कि जो ऊपर के सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो ओवरकम कर जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एंड कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। इसीलिए हमें अगर पूरे भगोने को या फिर पूरे बाउल ऑफ वाटर को वेपराइज करना है तो हमें हीट करना पड़ेगा। अगर हमने केवल खुला छोड़ दिया तो केवल ऊपर के सरफेस का इवापोरेट होगा। क्लियर है बात? तो नोट कर लो। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें। क्या है, बस सिंपल सी बात है कि सर जो ऊपर का सरफेस होता है वाटर का या फिर किसी भी लिक्विड का, उन पार्टिकल्स की ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही ओवरकम कर जाते हैं। हेंस दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिलो the boiling point and convert into vapor form। क्लियर है? नोट कर लो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें समझ में आना चाहिए। कुछ भी डाउट है कमेंट करो, मुझे बताओ, है ना, हम उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। समझ में आएगा तो याद रहेगा, याद रहेगा तो मज़ा आएगा। रटना नहीं है कुछ भी साइंस में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इवापोरेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वाटर इवापोरेट हो जाए, ठीक है। तो इवापोरेशन और वेपराइजेशन में अंतर समझ में आया ना। एक टॉपिक पहले यही डाल देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन, ठीक है। अब देखो इवापोरेशन के अंदर
वेपराइजेशन। लिक्विड, इसके अंदर भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैसियस फॉर्म, इधर भी लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैसियस फॉर्म, दोनों में यही बात होती है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जब लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही बॉयल कर जाता है, सॉरी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें 8 इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे बॉयल करता है। ये है डिफरेंस इवापोरेशन और वेपराइजेशन में, ठीक है, नोट कर लो। हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हम इवापोरेशन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हम कैसे इवापोरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे इवापोरेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, क्या क्या फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है क्या बात? चलो देखो, सबसे पहले सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया है, टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, सर ये ह्यूमिडिटी क्या होता है देखेंगे, और एक होता है विंड स्पीड, हवा की स्पीड, विंड स्पीड। चलो एक एक को समझते हैं, उधर वाला पार्ट तुम्हें विजिबल तो है ना? हाँ, एक एक चीज़ को समझते हैं। ये 4 फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि जितना ज़्यादा जिस भी चीज़ को हम इवापोरेट करवाना चाहते हैं उसका जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना इजीली वो इवापोरेट होगा, ठीक है। लार्जर द एरिया लार्जर इज द इवापोरेशन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। सर एग्जाम्पल ये कि जब तुम अपने कपड़े सुखाते हो, है ना, व्हेन वी ड्राई अवर क्लोथ्स, तो हम एकदम उन्हें फैला के फिर सुखाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुचुड़ मुचुड़ करके टांग देते हैं तब जल्दी सूखेगा, या एकदम फैला के सुखाएंगे जब जल्दी सूखेगा। सर फैलाएंगे तो उसका एरिया बढ़ गया, जब फैला दिया हमने कपड़े तो उनका एरिया बढ़ गया तो इवापोरेशन बढ़ गया, इसीलिए उन्हें फैला के सुखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखते हैं, दैट इज वाई वी स्प्रेड द क्लोथ्स वाइल ड्राइंग देम, इसीलिए तो हम क्लोथ्स को स्प्रेड करते हैं उन्हें सुखाते टाइम पे। स्प्रेड करने से क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ गया तो इवापोरेशन बढ़ गया। एरिया बढ़ने से इवापोरेशन कैसे बढ़ा, अभी हमने समझा कि सर एरिया बढ़ गया तो सरफेस पे ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए, सरफेस पे ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए तो ज़्यादा पार्टिकल्स इवापोरेट होंगे। क्लियर है बात? चलो सेकंड फैक्टर पे आ जाते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। सेम कहानी, अगर टेम्परेचर बढ़ता है देन इवापोरेशन भी बढ़ता है। सीधी सी बात है भाई, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर जब बॉयल ही कब होता है, जब वाटर को हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ गया। गर्मी वाले दिन कपड़े आसानी से सूखते हैं या सर्दी वाले दिन? गर्मी के दिन कपड़े आसानी से सूखते हैं कि सर्दी के दिन? गर्मी के दिन, क्योंकि ज़्यादा हीट पड़ रही होती है, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जल्दी से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल, इसमें पहले रीज़न दिखते हैं, बिकॉज particles have higher kinetic energy at high temperature। हाई टेम्परेचर पे हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हम कैसे मान लें? तो मान सकते हो क्लोथ्स ड्राई ईजियर ऑन या फिर इन समर सीजन एज कंपेयर टू
विंटर सीजन, एज कंपेयर टू विंटर सीजन। भाई समर सीजन में ज़्यादा इजीली सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फिर टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो क्या होगा कि सर पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे तो वाटर से गैस में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी होता है हमारे वेपर, हमारे इवापर क्या बोलते हैं यार, एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी वाटर वेपर है। अब देखो कपड़े सूख रहे हैं, पानी गिर रहा है तो सूख रहा है, हमारे तालाब, नदी, तालाब ये जो होते हैं यहाँ से भी तो इवापोरेशन हो रहा होता है। तो यहाँ से जो इवापोरेशन होता है तो वाटर जो वेपर फेज में आता है वो कहाँ रहता है, वो अपने एयर के अंदर रहता है। उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, कि एयर के अंदर जो वाटर वेपर है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। कभी कभी एकदम चिपचिपा सा मौसम होता है, जब बहुत पसीना आ रहा होता है तो हम ये बोलते हैं कि यार ह्यूमिडिटी बहुत है आज मौसम में, है ना। गलन, गलन नहीं, कुछ हिंदी में वर्ड है उसका जो याद नहीं आ रहा है, मतलब एकदम जब चिपचिपा सा मौसम होता है तो हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी बहुत है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर बहुत है। अभी बारिश के टाइम पे कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पहले ही एयर में क्या है, वाटर वेपर है। उसके रीज़न को और अच्छे से समझेंगे हम। तो पहले ह्यूमिडिटी का मतलब लिख लेते हैं। It is the amount of water vapor in the air. It is the amount of water vapor in the air. क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है सर, मान ली बात ह्यूमिडिटी की, लेकिन ह्यूमिडिटी का इवापोरेशन से क्या लेना देना है? ह्यूमिडिटी से इवापोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पड़ता है। होता क्या है कि भगवान ने जब अपनी एयर बनाई है ना, तो उन्होंने बोला कि भैया एयर तुम अपने अंदर इतना ही रखोगे वाटर वेपर का अमाउंट, फॉर एग्जांपल 10%, तुम्हारे अंदर 10% ही रहेगा वाटर वेपर का अमाउंट, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो भाई जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई, जिस दिन एयर में ही वाटर वेपर ज़्यादा हुई, तो क्या अपने कपड़े सूख पाएंगे? नहीं। कपड़े सूखने के लिए बोलेंगे भैया मेरे को वेपर में कन्वर्ट होना है, तो एयर बोल देगी नहीं, मेरे को मना है, मैं इससे ज़्यादा वाटर वेपर रख ही नहीं सकती, तुम आओगे तो मैं कहाँ एडजस्ट करूँगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी देन इवापोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा। रीज़न, इसीलिए तो बारिश के दिनों में कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं। जब सूरज नहीं आता है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वाटर वेपर एयर में पहले से ज़्यादा है। वाटर वेपर एयर में ज़्यादा है तो कपड़ा बोलेगा कि यार मैं वेपर निकाल रहा हूँ, एयर तैयार हो जा, बोलेगा नहीं मैं हुई नहीं तैयार, मेरे पास तो पहले से ही है वाटर वेपर, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो बेचारा क्लॉथ ऐसा रह जाता है कि अरे यार अब किसे दें। इसलिए तो हमें कपड़े अंदर सुखाने पड़ते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, फ़ैन ऑन करके। तो रीज़न, बिकॉज द अमाउंट of water vapor in air is fixed, because the amount of water vapor in air is fixed। भाई एकदम फिक्स्ड अमाउंट है, जिससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हेंस तो कभी अगर वाटर वेपर एयर में कम होती है, जैसे सनी डे के दिन, जिस दिन सूरज बढ़िया निकलता है उस दिन एयर में कम होती है। एयर में कम होती है तो क्लॉथ बोलेगा कि भैया मैं वाटर वेपर भेज रहा हूँ, एयर तैयार। एयर बोलेगी हाँ भैया आ जाओ, हमारे पास तो अभी ज़रूरत है, आने दो। तो ईजिली क्लॉथ सूख जाते हैं। हेंस ऑन अ ह्यूमिड डे, या फिर इतना नहीं लिखते हैं, बस कहानी तुम्हें समझ में आ गई ना, अब ज़्यादा कहानी को लिखे हैं अपन। ठीक है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो एयर में पहले ही ज़्यादा है वाटर वेपर, तो क्लॉथ से क्या वो लेगी? नहीं लेगी। समझ में आई बात? तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे इवापोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवापोरेशन बढ़ता है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे, चिपचिपा मौसम बढ़ाने पे इवापोरेशन कम होता है। और लास्ट फैक्टर आता है विंड स्पीड, यानी कि हवा की गति, विंड की स्पीड। भाई जितनी ज़्यादा हवा, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा बहेगी उतने ज़्यादा आसानी से कपड़े सूखेंगे क्या? हाँ या ना? जितनी ज़्यादा हवा बहेगी, पोंछा लगाते हैं तो पंखा चालू कर देते हैं, पोंछा लगा देते हैं तो फैन चालू कर देते हैं, यानी कि सर जितना तेज़ विंड बहेगी उतनी ईजिली इवापोरेशन होगा। तो ये बात लिख लें पहले, फिर इसका रीज़न डिस्कस करेंगे कि विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। अब तुम चाहो ना तो इसे कॉपी में ऐसे आड़े में बना सकते हो, ऐसे इस तरीके से, जैसे ये तुम्हारी कॉपी है,
कॉपी ले लेते हैं। अब इसमें ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख लेना, तो ये सारे इजीली एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो विंड स्पीड ज़्यादा होगी, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ये तो हमें समझ में आ गया कि सर जब भी तो पोंछा लगाने के बाद फ़ैन को ऑन कर दिया जाता है। अब रीज़न क्या है? बहुत सिंपल रीज़न है कि देखो, ये अपना सरफेस था, ये अपनी ज़मीन है, इसके ऊपर ये पानी है, तो अगर ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो सोचो कि यहाँ की एयर में वाटर वेपर आ गई, यहाँ की एयर में वाटर वेपर आ गई, तो एयर बोलेगी भैया मैं तो भरा रहा हूँ, अब तुम मत आओ वेपर में। लेकिन अगर पंखा चल रहा होगा तो हवा से ये वेपर उड़ के यहाँ नहीं रहेगी, कहीं दूर चली जाएगी, कहीं दूर चली गई तो फिर ये एयर वापस बोलेगी भैया हम तो खाली हो गए, आने दो, तो और इवापोरेशन अच्छे से होगा कि नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इसका रीज़न लिखते हैं हम, बिकॉज when wind speed is high, जब विंड स्पीड ज़्यादा होती है, एकदम अच्छे से लैंग्वेज में लिख रहे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ वेपर मूव अवे। भाई जो वेपर में कन्वर्ट हुए थे पार्टिकल्स वो दूर चले जाते हैं, मूव अवे, हेंस डिक्रीजिंग the vapor in the surrounding, hence decreasing the vapor in the surrounding। हुआ क्या, कहानी समझो। होता क्या है, अच्छा पहले मैं ये देख लूँ ये वाला पार्ट तुम्हें विजिबल है? हाँ भाई विजिबल है। तो होता क्या है कि जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो इस एयर के अंदर, यहाँ ये है ना अपनी ज़मीन है, इस पर हमने पोंछा लगाया तो ये पोंछा सूख रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे वेपर में आ रहा है, वेपर में आ रहा है तो एयर में वेपर आ रही है। मैंने तुम्हें बताया एयर में एक अमाउंट से ज़्यादा 10% फॉर एग्जांपल से ज़्यादा आ ही नहीं सकती। तो एयर में सपोज करो वाटर वेपर हो गए 9%, अब वो बोलेगा यार अब ज़्यादा इवापोरेट मत होना, मेरा 10% से ज़्यादा मैं ले नहीं सकती हूँ, तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, अच्छा जल्दी से पोंछा नहीं सूखेगा। लेकिन वहीं अगर अपन ने फ़ैन चला दिया तो यहाँ जो पार्टिकल्स आए थे वाटर वेपर के वो उड़ गए, वो उड़ के दूर चले गए, गैस ही तो है, ठीक है, हवा से उड़ के दूर चले गए तो यहाँ की एयर बोलेगी कि भैया हम तो खाली हो गए, बढ़िया जगह है, आ जाओ, आने दो, वेपर आने दो, तो इवापोरेशन और जल्दी होने लग जाएगा। समझ में आई बात? तो ये 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। सरफेस एरिया, कि सर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना अच्छा इवापोरेशन। एग्जाम्पल, क्लोथ को एकदम कुचुड़ मुचुड़ करके नहीं सुखाते हैं, एकदम फैला के सुखाया जाता है। सेकंड, टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, गर्मी के दिन आसानी से कपड़े सूखते हैं, उतना ज़्यादा इवापोरेशन। ह्यूमिडिटी, एकदम गीले मौसम में कपड़े आसानी से नहीं सूखते, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, इवापोरेशन कम, क्योंकि एयर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती। विंड स्पीड, जितनी तेज़ हवा चलेगी उतना अच्छा इवापोरेशन होगा। क्लियर? तो मज़ा आया आज के चैप्टर में, है ना, आज के लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, बहुत इंटरेस्टिंग, कि इवापोरेशन से ना ठंडक हो जाती है। मटकी में पानी ठंडा क्यों रहता है? गर्मी के टाइम पे हम छतों के ऊपर पानी चला देते हैं जिससे कि छत ठंडी हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसको हम डिस्कस करेंगे कल हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।